अक्टूबर 1947 की एक शाम जनरल तारिक का खुफिया हेडक्वार्टर रावलपिंडी में कायम हो चुका था। अभी तक वो सरदार इब्राहिम के साथ मिलकर सिर्फ हालात का जायजा लेते रहे थे और मुजाहिदीन की मुमकिना कार्रवाइयों के लिए असलहा जमा करने की फिक्र में थे। एक रोज अचानक उन्हें पैगाम मिला कि वो फौरन लाहौर सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां एक हंगामी इजलास इस सिलसिले में बुलाया गया है। इस दौरान सिविलियन आला हुक्काम के इसरार पर जनरल तारिक ने कश्मीर के अंदर मुसल्ला बगावत के उन्वान से एक मंसूबा तैयार करके पेश कर दिया था और अब वो बड़ी बेचैनी से अपने इस कागजी मंसूबे पर सिविल हुक्काम के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे थे। हर रोज उनके हेडक्वार्टर में कोहाला से गुजरकर मरी और रावलपिंडी पहुंचने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन के जरिए मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की ताज़ा तरीन इत्तलात जमा हो रही थी। ठंडे मिजाज और फौलादी इरादों का मालिक ये जर्नैल बड़ी खामोशी से फिल वक्त अपने वसाइल इकट्ठे करने पर अपनी सारी तवज्जो सर्फ किए हुए था। जनरल तारिक की मकदूर भर कोशिश थी कि वो अपनी पुरस्रार सरगर्मियों का इंकशाफ फिरंगी अफसरान पर न होने दे, इसलिए उसके हेडक्वार्टर में खासी राजदारी बरती जाती थी। रावलपिंडी से लाहौर तक का सफर भी उसने बड़ी खामोशी और सरकारी कागजात में एक सरकारी काम के लिए किया था। लाहौर पहुंचते ही वो सीधा सेक्रेटेरिएट गया, जहां एक इजलास में इस मसले पर गर्मागर्म बहस जारी थी। मियां इफ्तिखारुद्दीन मरहूम अपना हंगामी दौरा श्रीनगर मुकम्मल करके वापस आ चुके थे। उन्होंने फौरन वहां के हालात और मुमकिना इक़दामात के मुतल्लिक अपनी राय के साथ एक रिपोर्ट पेश की, जो जनरल तारिक के पेशकर्दा प्लान के साथ ही ज़ेरे बहस थी। ये इजलास सरदार शौकत हयात की सरकर्दगी में जारी था। जनरल के लिए बाइस इत्मीनान बात यह थी कि उनके तैयार करदा प्लान की नकलें हाजरीन के हाथों में मौजूद थीं और यूं लगता था जैसे उन्होंने इसे जस्ता जस्ता पढ़ा भी है। यहाँ जनरल तारिक के पेश करदा मंसूबे पर तो किसी ने ज्यादा बहस न की। एक और तजवीज बिल इत्तेफाक तय पा गई, जिसके मुंदरिजात कुछ इस तरह थे। साबिका इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों को मेजर जमान कयानी की क़यादत में मुसल्ला करके पंजाब की सरहद से कश्मीर में दाखिल कर दिया जाए, ताकि ये लोग फौरन वहां फैल कर कार्रवाइयां करें। रावलपिंडी के शुमाल का सेक्टर मेजर खुर्शीद अनवर संभालेंगे। यहाँ से वो लोग कबायली पठानों के जरिए मुजाहिदाना कार्रवाइयों का आगाज करेंगे। इस तरह इस जंग को दो सेक्टरों में फैला दिया गया था और दोनों की मुश्तरका कमान सरदार शौकत हयात ने अपने हाथ में ले ली थी। जनरल तारिक के लिए ये अमर बाइस मुसर्रत था कि उनकी कोशिश बहरहाल रंग लाई और कश्मीर में मुसल्ला बगावत करके मुजाहिदीन की मदद करने और कश्मीर को डोगरा और भारतीय साम्राज्य से महफूज रखने पर इत्तिफाक राय हो गया। उन्होंने इस मंसूबे को अपने मंसूबे से मरबूत करके एक शानदार प्लान तैयार कर लिया था। यहाँ उनके इल्म में ये बात भी आई कि पंजाब पुलिस के लिए 4000 राइफलें जारी करने और उनसे लेकर मुजाहिदीन को देने के इंतजामात भी मुकम्मल हो गए हैं। उसी शाम जनरल तारिक अभी अपने साथियों को ताज़ा मंसूबा ब्रीफ कर ही रहे थे कि सरकारी हरकारे ने उन्हें वजीर आजम से फौरी मुलाकात का पैगाम पहुंचाया। थोड़ी देर बाद ही चीदा चीदा मुल्की रहनुमाओं और इस मंसूबे में भरपूर हिस्सा लेने वाले सिविलियन हुक्काम के साथ, जो वजीर आजम लियाकत अली खान मरहूम के साथ जनरल तारिक के मुंतजिर थे, जनरल ने गुफ्तगू शुरू की। जनरल ने महसूस किया कि यहाँ मुखलिसाना गर्मजोशी तो मौजूद है, लेकिन अमली इक़दामात के मुतल्लिक इन लोगों का रवैया बड़ा सर्द था। इस सवाल के जवाब में कि वो हुकूमत पाकिस्तान की क्या मदद कर सकते हैं, जनरल ने इस बात की खासी यकीन दहानी करवाई कि वो न सिर्फ अपने तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक खिदमात अंजाम देंगे, बल्कि इसके अलावा भी उन्हें जो हुक्म दिया जाएगा उसकी तामील करेंगे। कॉन्फ्रेंस के कमरे से बाहर निकलते ही मेजर खुर्शीद अनवर उनका बाजू पकड़कर उन्हें एक तरफ ले गए। उन्होंने बड़े सर्द लहजे में कहा, जनरल, मैं सरदार शौकत हयात की कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेजर खुर्शीद अनवर की इस बात ने जनरल तारिक को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस मंसूबे में उन्हें बड़ा अहम और किसी हद तक मरकजी किरदार अदा करना था और उन्होंने इब्तदाई लम्हात ही में, जबकि अभी मंसूबा ज़ेरे गौर ही था, बदएतमादी की फजा पैदा कर दी थी। जनरल ने चाहा कि उन्हें समझाएं, लेकिन उनके सख्त रवैये के सामने उन्होंने ज्यादा बहस करना मुनासिब न समझा और खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर बाद ही सरदार शौकत हयात भी उन्हें एक तरफ ले गए। उन्होंने बिला किसी तमहीद के जनरल से कहा कि उन्हें मेजर खुर्शीद अनवर पर एतमाद नहीं। जनरल गड़बड़ा कर रह गए, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इब्तिदाई में उनके साथियों के दरमियान इक्तदार की रस्साकशी शुरू हो गई थी। उन्होंने बाद में पेश आने वाली कबाहतों से बचने की सबील की और सरदार शौकत हयात से कहा कि वो वजीर आजम से कहकर मेजर खुर्शीद अनवर को इस मंसूबे से अलग कर लें। शौकत हयात ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा, यही तो मुसीबत है जनरल कि मैं वजीर आजम से कुछ नहीं कह सकता। जनरल ने कहा, लेकिन क्यों? शौकत हयात ने कहा, इसलिए कि खुर्शीद अनवर उसी का मुकर्रर करता है। जनरल ने खामोशी से सर झुका लिया। वो अगली कोई बात कहे सुने बगैर उनसे हाथ मिलाकर वापस चले गए। लाला महावीर प्रशांत भी उनके साथ ही आया था, लेकिन उसकी खुसूसी हिदायत पर वो लोग जीप को बड़े महफूज रास्तों से गुजार कर लाए थे। उन्होंने अपनी दानिस्त में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी।
ये लोग मेजर राम सिंह के खुसूसी दस्ते से ताल्लुक रखते थे और ऐसे कई कारनामे वो इससे पहले भी अंजाम दे चुके थे। लाला महावीर प्रसाद से उनकी आशनाई कोई नई बात नहीं थी, इसलिए लाला महावीर को उन्हें समझाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। थाने के कोने में बने उस खास कमरे के ऐन सामने जाकर उन्होंने जीप रोक दी। ये कमरा थाने की इमारत में जरूर मौजूद था, लेकिन बिल्कुल अलग थलग था। इतना अलहदा कि वहां होने वाली नकलो हरकत थाने के किसी दूसरे हिस्से में दिखाई नहीं देती थी। ये कमरा पिछले 5 साल से खुसूसी तफ्तीश का मरकज था। मेजर राम सिंह जैसे 3 फौजी अफसर इससे पहले यहाँ के इंचार्ज रह चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी 6 माह से ज्यादा न रुक सका। मेजर राम सिंह अलबत्ता पिछले 3 साल से यहाँ अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए था। यही हाल इंस्पेक्टर मीर का था। दोनों एक दूसरे से भरपूर ताउन कर रहे थे, लेकिन मेजर राम सिंह को उसके मुताल्लिक कभी खुशफहमी भी नहीं रही थी। ये हकीकत जानने के बावजूद कि इंस्पेक्टर मीर सिर्फ नाम का ही मुसलमान है, मेजर राम सिंह इस इम्कान को हमेशा मद्देनजर रखता था कि कभी भी किसी भी मरहले पर उसमें छुपा मुसलमान बेदार हो सकता है। उसने कमाल मक्कारी से इंस्पेक्टर मीर को ज्यादा हसास मामलात से अलग थलग रखा हुआ था और कभी उसे इस बात का एहसास तक न होने दिया था। आज भी इंस्पेक्टर मीर गश्त पर था और थाने में मौजूद ज्यादातर मुसलमान सिपाही भी उसके साथ ही चले गए थे। जो बाकी 3-4 मुसलमान सिपाही जहां मौजूद थे, उन्हें पहरे पर खड़ा किया गया था, जहां से उनके हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तफ्तीशी कमरे के इर्द गिर्द दोपहर ही से डोगरा फौजी बज़ाहिर नॉर्मल मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी तरतीब में एक तंजीम और एहतियात नुमाया थी। गुज़श्ता कई माह से फौज की एक आध कंपनी हिफाजती इक़दामात के लिए थाने के गिरदा गिर्द मौजूद रहती। उन्होंने यहाँ खैमे गाड़ कर बाकायदा एक फौजी चौकी कायम कर ली थी और उनमें से अक्सर सिपाही रात को थाने के इस हिस्से में बने बरामदों में सोया करते थे। इस तरफ पुलिस का आना जाना बहुत कम होता था। यूं भी अब हालात ऐसे थे कि वो लोग एक दूसरे के मामलात से बचकर ही रहना चाहते थे। लाला महावीर प्रसाद की पुरस्कार आमद कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कई रोज के बाद फौजियों ने उसे इतनी खूबसूरत बेहोश लड़की के हमरा देखा तो वो हैरत ज़दा जरूर हुए। जोहरा को महावीर की मौजूदगी में डोगरा सिपाही उठाकर अंदर ले आए। फिर उन्होंने महावीर के इशारे पर ही उसे एक कोने में रखी चारपाई पर लेटा दिया। महावीर को यह सोच सता रही थी कि मेजर राम सिंह आखिर कहाँ गायब हो गया। मेजर राम सिंह की आमद तक उसे बहरहाल यहाँ रुकना था। कम से कम वो राम सिंह को अपनी जबान से अपना कारनामा तो सुना देता और दाद पाता। उसने कोई मामूली कारनामा तो अंजाम नहीं दिया था। मेजर राम सिंह की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी और अब दुनिया की कोई ताकत शेरों की जबान बंद नहीं रख सकती थी। जोहरा उसकी गैरत थी और वो अपनी गैरत को कभी आजादी की भेंट नहीं चढ़ा सकता था। ऐसी ही बातें सोचता हुआ लाला महावीर प्रसाद बाहर आ गया। उसने पहले तो चाहा था कि जोहरा को होश में ले आए, फिर उसने जोहरा का बेहोश रहना ही बेहतर जाना और वो दरवाजा बंद करके बाहर बरामदे में आ बैठा। लाला महावीर प्रसाद कोई मामूली किस्म का टाउट नहीं था। राज दरबार से उसके खुसूसी रवाबित का सबको इल्म था। यहाँ आने वाले अफसरान इसलिए भी उसकी दोस्ती के मोहताज रहते थे कि वो कहीं महाराजा से उनकी शिकायत करके छुट्टी न करवाते। मेजर राम सिंह की अलबत्ता और बात थी। राम सिंह सिख था। उसका बाप ईसाइयत से सिख मजहब में दाखिल हुआ था और श्रीनगर में महाराजा के महल में मुलाजिम था। राम सिंह हूबहू अपने बाप की नकल था। उसका बाप भी जोड़ तोड़ का माहिर और साजिशी जहन रखता था। मुस्लिम दुश्मनी उसे विरासत में मिली थी और उसकी तरक्की का बायस भी उसकी इस्लाम दुश्मनी थी। उसकी तालीम और तरबियत में महाराजा ने खुसूसी दिलचस्पी ली थी और 1-2 मरतबा जब उसने सख्ती से मुसलमानों की बगावत को कुचला तो उसे खुसूसी इख्तियारात के साथ मेजर का ओहदा दे दिया गया। लाला महावीर तवक्को से कुछ वक्त पहले ही आ गया था। दूसरी तरफ मेजर राम सिंह भी अपने मामलात में कुछ ज्यादा ही उलझ गया था। वो एक खुसूसी पैगाम मिलने पर छावनी की तरफ गया। भेरा और दौलतान से मुजाहिदीन की सफ बंदी और फौजी दस्तों पर हमलों की खबर ने उसे खासा परेशान कर दिया था। मेजर राम सिंह ने अपनी जेर निगरानी उन दोनों मकामात पर 2 फौजी कंपनियां रवाना की थी। उसने इस मकसद के लिए खुसूसी फौजियों का एहतमाम किया था और इस बात का खास ख्याल रखा था कि जाने वालों में कोई मुसलमान फौजी न हो। इन सब मामलात से निमट कर वो थाने की तरफ जाने के लिए पर तोल रहा था। इस दौरान उसने एक मरतबा टेलीफोन पर महावीर प्रसाद से बात करके उसे शाबाश दी थी। महावीर ने ज्यादा देर यहाँ रुकना अपने लिए खतरनाक जाना। थाने में मुसलमान सिपाही भी मौजूद थे और फिर जोहरा का इगवा कोई मामूली बात नहीं थी। फौरन उस पर शक किया जाता, जिसके बाद कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती थी। उसने सूरज गुरूब होने के करीबन घंटा भर बाद मेजर राम सिंह से राब्ता कायम किया और वहां से रुखसत होने की इजाजत चाही। मेजर राम सिंह ने बड़े मखमूर लहजे में कहा, ठीक है लाला जी, यूं भी रात को तुम्हारा वहां क्या काम। उसके साथ ही उसका जोरदार कहकहा गूंजा और सिलसिला मुनक़ता हो गया। रवानगी से पहले महावीर ने वहां मौजूद सिपाहियों के इंचार्ज सूबेदार को सख्ती से हिदायत कर दी कि कोई शख्स कमरे के नजदीक भी फटकने की कोशिश न करे। वो जिस तरह चुपचाप आया था
उसी तरह वहां से वापस रवाना हो गया। सजावल खान की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और वो अपनी राइफल असलहा खाने में जमा करवाने इस तरफ आया था। असलहा खाने के सामने से गुजरते हुए उसने जब फौजियों वाले अहाते की समत नजर दौड़ाई तो एक जीप में से उसने लाला महावीर प्रसाद को बरामद होते देखा, जिसके पीछे एक सिपाही ने अपने कंधे पर बेहोश जोहरा को लाद रखा था। जोहरा की शक्ल पर नजर पड़ते ही एक सनसनाहट सी उसके बदन में दौड़ गई। ये लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं, उसने कभी सोचा भी न था। लेकिन महावीर जैसे शैतान को वहां देखकर उसे ताज्जुब भी न हुआ। सजावल ने वहां रुककर खुद पर किसी को शक करने का मौका न दिया और वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा। अपनी राइफल जमा करवाते वक्त उसने कोई गैर मामूली हरकत न की जिसकी बिना पर बाद में कोई उस पर शक कर सकता। अब उसे घर लौट जाना था। उसकी ड्यूटी कल शाम के बाद शुरू होती थी और जब वो अपनी बैरक की तरफ बढ़ रहा था तो साजिश की तमाम कड़ियां उसके जहन ने मिलाकर सामने रखती थी। इंस्पेक्टर मीर और उसके साथ थाने के ज्यादातर मुसलमान सिपाहियों की गश्त पर रवानगी, जहां उन्हें सारी रात पेट्रोलिंग करना थी। यहाँ थाने में मौजूद चारों मुसलमान सिपाहियों में से 2 को तो उसके साथ ही ड्यूटी से ऑफ होना था और तीसरे की ड्यूटी हवालात की तरफ थी, जहां तक यहाँ गुजरने वाली किसी कयामत की इत्तला पहुंचने का सवाल ही नहीं था। गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसका जी तो यही चाहता था कि अभी जाए और उसी राइफल की गोली से उस शैतान महावीर का भेजा उड़ा कर रख दे, लेकिन इस तरह सिवाय मरने के वो और कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। उसने अपना दिमाग ठंडा रखा। उसने अपनी सोच का रुख बदला और अब वो सिर्फ इस बात पर गौर कर रहा था कि किस तरह वो जोहरा को यहाँ से अगवा करके किसी महफूज ठिकाने पर ले जाए और किसी को उस पर शक भी ना हो। मेजर राम सिंह की अचानक वहां से गैर मौजूदगी को उसने गैबी मदद जाना। उसे जो कुछ भी करना था उसकी आमद से पहले कर गुजरना था। एक मर्तबा अगर उस शैतान की रसाई जोहरा तक हो गई तो ये सोचकर ही वो लरस कर रह गया। उसके आगे कुछ सोचना भी उसके लिए अजियतनाक था। असलहा खाने के एक कोने में खड़े हवालदार राम दयाल को उसने गहरी नजरों से अपना जायजा लेते देखा। शायद वो इस बात का इत्मीनान कर रहा था कि सजावल ने कहीं इस तरफ देखा तो नहीं। फिर मुतमईन होकर राम दयाल ने गर्दन झुका ली। राम दयाल ने उसको कुरेदने के अंदाज में पूछा, आओ मियाँ, ताश की एक बाजी लग जाए, मेरी ड्यूटी भी खत्म हो रही है। सजावल ने कहा, मुझे जरा बाग तक जाना है, बड़ा जरूरी काम था हवालदार जी। मैं तो आज छुट्टी करने वाला था लेकिन मीर साहब ने इमरजेंसी की वजह से दरखास्त कबूल नहीं की। मैंने सोचा चलो शाम को चला जाऊंगा, खामखा क्यों मामूली सी बात के लिए अफसरों की मिन्नतें करता फिरूं। बैरक की तरफ जाते हुए जहां उसके सिविलियन कपड़े रखे हुए थे, सजावल जोहरा की निजात की कोई तरकीब सोच रहा था। फिर जैसे एक नतीजे पर पहुंचकर उसने मुतमईन होकर गर्दन झुका दी। बैरक में पहुंचकर उसने कपड़े तब्दील किए। इस दौरान उसकी बजला संजी बरकरार रही। वो अपने साथियों में हंसमुख मशहूर था और कपड़े तब्दील करते हुए उसने खुद को नॉर्मल जाहिर करने के लिए वहां मौजूद अपने साथियों को हस्बे साबिक 2 लतीफे सुना दिए। थाने की ड्यूटी से बाहर निकलते हुए उसने ड्यूटी पर मौजूद संतरी पर भी 2-3 फिक्रे कस दिए। ड्यूटी से बाहर निकलने के बाद उसका रुख बज़ाहिर उस रास्ते की तरफ था जो शहर को जाता था, लेकिन बमुश्किल 15-20 कदम ही के बाद उसने मुड़कर संतरी की तरफ देखा। वो दरवाजे की तरफ मुंह किए सिगरेट सुलगा रहा था। संतरी को इस तरफ से गाफिल पाते ही सजावल अपनी दाहिनी समत घूम गया। उसका रुख थाने की बैरूनी दीवार के बाहर नीम दायरे में लगे उन पेड़ों की तरफ था जिसके एक तरफ फौजियों के खेमे एक कतार में लगे हुए थे। उसका रुख उन खेमों की पुश्त की तरफ था। ढलते चांद की तारीखें थीं। खेमों के बाहर लटकते पेट्रोमैक्स की रोशनियां सिर्फ उनके सामने वाले इलाके को रोशन किए हुए थीं। दूसरी तरफ अंधेरा था, लेकिन इतना ज्यादा गहरा भी नहीं कि वो बिल्कुल ही गैर मोहतात हो जाए। उसने समत तो वही इख्तियार की थी जिधर फौजियों के खेमों की पुश्त थी, लेकिन खुद को खेमों से बहुत दूर रखा। ये बात उसके इल्म में थी कि वहां पहरा नहीं होता। रात को 9-10 बजे से सुबह 4-5 बजे तक 3 संतरी जरूर पहरे पर रहा करते हैं, लेकिन वो मामूल का पहरा था। आज मेजर राम सिंह ने उन्हें खुसूसी इक़दामात की हिदायत न कर दी हो, उसने सोचा। मगर फिर उसने खुद ही इस इम्कान को रद्द कर दिया कि राम सिंह कोई हरकत क्यों करने लगा जिससे किसी गैर मामूली बात का शक गुजरे। सजावल ने अब खेमों वाला हिस्सा उबूर कर लिया था। थोड़ी ही देर के बाद वो नाले के किनारे खड़ा था जो थाने की इमारत के बिल्कुल साथ से होकर गुजरता था। थाने की सारी गंदगी इसी नाले में गिरती थी और किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि कोई इस नाले में कभी उतरेगा भी। उसने कंधे पर धरे कपड़े से अपना चेहरा इस तरह ढांप लिया कि सिवाय उसकी आंखों के बाकी मुंह छुपा हुआ दिखाई देता था। उसने अपनी शलवार को लंगोट की तरह कसकर बांध लिया और नाले के किनारे किनारे जहां कहीं थोड़ी बहुत खुश्की मयस्सर थी, बड़ी मजबूती से पांव रखते हुए थाने की दीवार की तरफ सरकने लगा। कहीं कहीं तो पानी उसकी कमर तक आ जाता। बदबू और ताफुन से उसका दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन इस रास्ते में पेश आने वाली दुश्वारियों का अंदाजा करने के बाद ही उसने ये कदम उठाया था। करीबन 20 मिनट की जान तोड़ जिद्दोजहद के बाद गौहर मकसूद हाथ आया।
वो उस कमरे की दीवार के नीचे खड़ा था जहां ज़ोहरा को रखा गया था। कमरे की दीवार के साथ साथ ढलान नुमा खुश्क जगह छत से मिट्टी, पत्थर और गंदगी वगैरह फेंक कर बना दी गई थी। सजावल उस खुश्क ढलान पर खड़ा अपनी बेतरतीब सांसों और धड़कनों पर काबू पा रहा था। एक मर्तबा फिर उसने अपने सर और मुंह के गिरदा गिर्द लिपटे कपड़े को खोलकर दोबारा मजबूती से बांध लिया। उसकी नजरें बड़ी बेताबी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थीं। वापसी के लिए बिलाखिर एक रास्ता उसने अपनी आंखों और जहन की मदद से तरतीब दे लिया। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी कमर से बंधा शिकारी चाकू खोला। सजावल का दिल गवाही दे रहा था कि चूने और गारे से बनी इमारत में वो इसके जरिए बआसानी नकब लगा सकेगा। उसने हाथों की मदद से टटोल टटोल कर दीवार में बिल आखिर एक जगह मुंतखब करके उस पर किस्मत आजमाई शुरू कर दी। ज़ोहरा की आंख खुली तो उसने खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर लेटे हुए पाया। वो एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जहां वो मौजूद थी। उसने हरकत करना चाही तो यूं लगा जैसे उसका जिस्म बेहिस होकर रह गया है। खौफ के मारे उसका रुआं रुआं कांप रहा था। उसे हिलना जुलना भी दूभर हो रहा था। एक अजीब सा खौफ उसके लाशऊर में घुस आया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने कोई हरकत की तो न जाने क्या कयामत गुजर जाए। उसका हलक दहशत से खुश्क हो रहा था। सांस धूकनी की तरह चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बेदार होने लगा और उसे तमाम वाकयात दहशतनाक मनाजिर की तरह याद आने लगे। वो शायद चिल्लाती चिल्लाती बेहोश हो गई थी। उसने खुद को संभाला और बगैर आवाज पैदा किए उठ कर बैठ गई। दिल की धड़कनें सीने में धमक पैदा कर रही थीं। कमरे का एक ही दरवाजा था, खिड़कियां अलबत्ता 3 थीं, लेकिन वो दीवारों में इतनी ऊंची जुड़ी हुई थी कि उसका हाथ तक वहां पहुंचने का सवाल ही नहीं था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, लेकिन न जाने उसमें कैसे इतनी हिम्मत आ गई कि उसने उठकर चलने और कमरे का भरपूर जायजा लेने का इरादा किया। अपनी बेतरतीब सांसों और बेकाबू धड़कनों को संभाला और किसी न किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंच गई। उसने दरवाजे को बहुत आहिस्तगी से दबाया। दरवाजा बाहर से बंद था। फिर उसने डरते डरते दरवाजे की झर्री से आंख लगा दी। बाहर का मंजर उसे बेहोश कर देने के लिए काफी था। उसने बल्बों की रोशनी में डोगरा फौजियों के खौफनाक चेहरे देखे और उनके कहकहे सुने तो सहम कर पीछे हट गई। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लाचार सी दोबारा उसी चारपाई पर ढेर हो गई जहां उसे होश आया था। कमरे में लटके बल्ब ने सारा कमरा रोशन किया हुआ था। उसने अपनी चादर के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और खुद को संभालने की कोशिश की। उसे इस बात का इदराक हासिल हो चुका था कि उसकी गमखारी या दिलदारी करने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। एक खुदा की जात थी जो कोई मौजज़ा दिखाती और उसे इस जिल्लत आमेज मौत से निजात दिला देती। उसे इल्म हो गया था कि वो डोगरों की कैद में है और उसके साथ ही ये बात भी उसके जहन में आ गई कि शेरू भी गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी भी शेरू की वजह से अमल में आई है। ये डोगरे उसके साथ क्या सलूक करेंगे, इसके मुतल्लिक वो किसी गलत फहमी का शिकार नहीं थी। लाला महावीर प्रसाद के जरिए उसका अगवा ही उसे सब कुछ समझा देने के लिए काफी था। कश्मीर की बेटी ने बैठे बैठे एक अज़्म किया और वो उठ कर खड़ी हो गई। उस लम्हे उसे अपनी तमाम खोई हुई तवानाइयां वापस जिस्म में लौटती महसूस हुई। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो किसी भी जिल्लत से हमकनार होने से पहले खुद ही एक आबरूमंदाना मौत को गले लगा लेगी। उसका जहन उस लम्हे सिर्फ एक ही बात पर मरकूज था। वो मरने के लिए उस कमरे में मौत का सामान तलाश कर रही थी। चारपाई की रस्सी, उसने सोचा, और वो चारपाई उधेड़ने को लपकी। ऐन उसी लम्हे जब वो रस्सी की पहली गिरा खोल रही थी, उसने पुश्त पर एक हल्की सी आवाज सुनी और थर्रा कर रह गई। पीछे कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने बल्ब की जर्द रोशनी में दीवार की भुरभुरी मिट्टी और चूना जमीन पर गिरते देखा। खौफ की जगह अब हैरत और तहय्युर ने ले ली। पहला सवाल उसने खुद से यही किया कि ये कौन हो सकता है। दोस्त, उसके जहन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। दुश्मन को इस तरह उस तक पहुंचने की जरूरत ही क्या थी। उसके देखते ही देखते एक ईंट अंदर आ रही। उसके साथ ही 2 आंखों ने अंदर झांक कर देखा। ज़ोहरा अपनी जगह पत्थर का बुत बनी खड़ी रही। फिर दूसरी ईंट गिरी और उसके बाद तीसरी और चौथी। किसी का कपड़े में लिपटा सर और गर्दन अंदर दाखिल हुई। एक तेज सरगोशी गूंजी, ज़ोहरा। जवाब में ज़ोहरा के कदम बेख्तियार अंदर झांकती हुई गर्दन की समत बढ़ने लगे। वो किसी बेख्तियार अमल की तरह गर्दन के नजदीक आकर ठहर गई। इस मर्तबा सरगोशी हल्की सी आवाज में बदल गई। ज़ोहरा बेटी, इस सुराख के जरिए बाहर निकल आओ। ये कहने के बाद गर्दन ने वहां खला पैदा कर दिया। ज़ोहरा को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, कई मर्तबा सुनी हुई, लेकिन ना तो उसने कोई बात दरियाफ्त की और ना ही नौवारिद ने अपना असरार मुनकशिफ किया। उसने अल्लाह का नाम लिया और बड़ी खुद एतमादी से एक टांग बाहर निकाल दी, उसके बाद दूसरी। अब उसका धड़ अंदर था और टांगें बाहर। बाहर खड़े सजावल ने उसे अपनी समत खींचा। ज़ोहरा के मुंह से हल्की सी आह की आवाज निकली। रगड़ खाने से उसकी कमर और पेट पर खराशें पड़ गई थी।
اس کی آہ نے چند ثانیے کے لیے سجاول کو چونکا دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھٹکے سے اسے باہر نکال لیا۔ وہ مزید اینٹیں نکالنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس فالتو وقت تھا۔ کسی بھی لمحے میجر رام سنگھ واپس آ جاتا اور اس کے فوجی شکاری کتوں کی طرح اس کی تلاش میں نکل پڑتے۔